नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्लैनेटरी एस्पेक्ट यानी ग्रह के दृष्टि के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है ऑफ हाउ टू चेक योर हॉरोस्कोप। तो मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू चेक योर हॉरोस्कोप, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने खुद के हॉरोस्कोप को कैसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को उनका राशि क्या है, एक हॉरोस्कोप तो देखते हैं पर उनका उस हॉरोस्कोप को देख के उनका राशि क्या है, लग्न क्या है, कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठे हुए हैं, किस राशि में है, और ओरिजिनली कौन सा ग्रह किस राशि को रूल करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को कैसे देख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था जिसका टाइटल है कि हाउ टू चेक योर हॉरोस्कोप। अब ये जो वीडियो बना रही हूँ वो हाउ टू चेक योर हॉरोस्कोप का सेकेंड पार्ट है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि प्लैनेट्स के स्पेशल दृष्टियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उनका स्पेशल दृष्टि यानी एस्पेक्ट होता है। तो सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुध यानी मर्क्यूरी और जो वीनस यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सिर्फ और सिर्फ 7th एस्पेक्ट यानी 7 नंबर दृष्टि होता है। इसका मतलब सूर्यदेव यानी सन, चंद्रदेव यानी मून, वीनस यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य एंड मर्क्यूरी यानी बुध, ये सारे ग्रह जिस किसी भी घर में बैठते हैं उस घर में जिस घर में भी बैठते हैं उस घर से 7 नंबर घर में अपना दृष्टि डालते हैं और उन घरों में अपना प्रभाव दिखाते हैं, उन घरों में अपना प्रभाव लाते हैं और उन घरों के रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि सूर्य जो है वो आपके लग्न में है यानी आपके फर्स्ट हाउस पे है, तो सूर्यदेव डायरेक्टली 7th हाउस में अपना दृष्टि डालेंगे क्योंकि उनका 7 नंबर दृष्टि है। वीनस भी सेम, अगर वीनस मान लीजिए कि आपके 2nd हाउस पे है तो वो आपके 8th हाउस में दृष्टि डालेंगे और किसी घर में दृष्टि नहीं डालेंगे, सिर्फ आपके 7th हाउस में आपके 8th हाउस में दृष्टि डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रदेव आपके 4th हाउस में है तो वो डायरेक्टली अपने 7 नंबर दृष्टि से आपके 10th हाउस में दृष्टि डालेंगे। मर्क्यूरी समझ लीजिए कि वो आपके 7th हाउस में है तो वो आपके 1st हाउस यानी आपके लग्न पे दृष्टि डालेंगे क्योंकि उनका सिर्फ 7 नंबर दृष्टि ही होता है। अब शनिदेव, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल, इन लोगों का अलग अलग स्पेशल दृष्टि होता है। तो मैं शुरू करती हूँ मंगल से। तो मंगल देव यानी मार्स का 3 दृष्टि होता है अलग अलग। तो मार्स यानी मंगल जिस किसी भी घर में बैठते हैं या फिर प्रवेश करते हैं ईयरली ट्रांजिट वाइज, तो उस घर से लेके 4 नंबर घर, 7 नंबर घर और 8 नंबर घर में अपना दृष्टि डालते हैं और उन घरों को प्रभावित करते हैं। अब मंगल जो है वो एक सोल्जर की तरह है, वो एक सैनिक की तरह है, वो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। अब देखिए, जब इसी वजह से क्योंकि नेचुरल कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस जो है वो लैंड एंड रियल एस्टेट, होम, इन सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, तो मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है, एक सैनिक क्या करेगा, एक सैनिक या फिर एक सोल्जर अपने देश की तरफ क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और ज़रूरत पड़े तो दूसरे लोगों से फाइट करके उनके लैंड एंड प्रॉपर्टी को भी जीत लेता है, कॉन्कर करता है। तो मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है ना, वो कॉन्करशिप और अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मार्स का आपके हॉरोस्कोप में जिस किसी भी घर में, सपोज कि आपके 7th हाउस में मार्स है फॉर एग्जाम्पल, तो मार्स अपने 4th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस में दृष्टि डालेंगे। तो इसका मतलब है आप अपने कैरियर, नेम, फेम, रिकग्निशन, वर्क स्पेस में अपना झंडा गाड़ने के लिए लड़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे और कॉन्कर करेंगे। जिस वजह से मार्स जब भी 10th हाउस में दृष्टि डालते हैं या फिर खुद रहते हैं तो वो सारे इंसान अपने काम के तरफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं क्योंकि उनमें वो प्रोफेशनल फील्ड में वो सोल्जर लाइक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। अब जब और मार्स का जो 7th एस्पेक्ट है वो ओपोनेंट एस्पेक्ट होता है। मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा है एकदम ऑपोजिट में,
तो वो मेरा ओपोनेंट है। एक सोल्जर के लिए तो उसके सामने जो खड़ा है वो ओपोनेंट है दूसरी पार्टी का। तो इस वजह से मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट यानी दृष्टि जो है वो डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है, क्योंकि मार्स नेचुरल जोडाइक साइड में ओरिजिनल 8th हाउस ऑफ स्कॉर्पियो को रूल करते हैं, उनका ओनरशिप है। तो ओरिजिनल स्कॉर्पियो क्या है? कट, बर्न, ब्रूजेस और सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन्स, इन सारे चीज़ों को नॉर्मली 8th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है ना, वो भी इन सारे चीज़ों को लाता है। अगर मार्स आपके 1st हाउस में है तो वो आपके 8th हाउस में नेचुरली दृष्टि डाल रहे हैं। तो वो सारे लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और वो काम करते करते कभी कभी उन लोगों को चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होता है। उन लोगों को सडनली उनको ऐसे ट्रैवलिंग करना पड़ता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आता है मेंटल मतलब दिमाग में, तो ऐसे चीज़ें होता है। अब हम लोग आते हैं शनिदेव के एस्पेक्ट के ऊपर। तो शनिदेव जिस किसी भी घर में बैठते हैं उस घर से 3 नंबर घर, 7 नंबर घर और 10 नंबर घर में अपना दृष्टि डालते हैं और उन घरों को प्रभावित करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि शनिदेव आपके असेंडेंट यानी लग्ना पे है, यानी 1st हाउस पे है, तो शनिदेव आपके 1st हाउस से अपने 3 नंबर दृष्टि से आपके 3rd हाउस, 7 नंबर दृष्टि से आपके 7th हाउस और 10 नंबर दृष्टि से आपके 10th हाउस में दृष्टि डालेंगे और इन सारे घरों को प्रभावित करेंगे। ओके, तो शनिदेव का जो 3rd एस्पेक्ट है यानी 3 नंबर जो दृष्टि है वो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक होता है। तो जहाँ पर भी शनिदेव अपने 30वें दृष्टि से देख रहे हैं, वो पर्टिकुलर घर जो भी चीज़ों को दर्शाते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, उन सारे चीज़ों को अचीव करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ता है, और उन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा आप मतलब क्या बोलते हैं वेट करने की ज़रूरत होता है, डिले होता है उन सभी चीज़ों में। ओके, अब शनिदेव का 7th एस्पेक्ट है। 7th एस्पेक्ट एक्चुअली शनिदेव का रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस। ओके, जहाँ पर भी शनिदेव आपके 7 नंबर दृष्टि से आपके हॉरोस्कोप में जिस किसी भी घर में देख रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर घर जो भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सारे चीज़ों की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल, कमिटेड एंड सैक्रिफिशियल होना पड़ेगा, तब जाके वो सब चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं और वो काम करेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शनिदेव एक कार्मिक प्लैनेट है। अगर आप लोग प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, बिना काम के आपको कोई रिवॉर्ड वो देंगे नहीं। अब शनिदेव का जो 10th एस्पेक्ट है, अगर आप लोग देखें, सोचे ठीक से, तो प्रॉपर कालपुरुष चार्ट जो कि एरीज यानी मेष राशि से शुरू होता है, तो वहाँ पे शनिदेव एक्चुअल 10th हाउस ऑफ वर्क एंड 11th हाउस ऑफ गेन एंड अचीवमेंट को रूल करते हैं। तो शनिदेव का 10 नंबर एस्पेक्ट जिस किसी भी घर में पड़ता है, उस घर के थ्रू आपका कार्मा जो है वो रिवील होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग अमीर है, बहुत रिच है, वो कैसे हुआ? क्योंकि शायद उनका 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे हुआ था, आपने बहुत ज़्यादा काम किया, लंबे समय तक काम किया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ड्यूटीफुल, कमिटेड एंड सैक्रिफिशियल, परसिस्टेंटली आप लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत किया, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा गेन मिला। बहुत सारे लोग सैटर्न महादशा को पसंद नहीं करते, पर सैटर्न एक्चुअली में उनके पास सारे ग्रह में ही एबिलिटी होता है, पर सबसे ज़्यादा एबिलिटी होता है सैटर्न के पास, क्योंकि सैटर्न नेचुरली कालपुरुष कुंडली में 11th हाउस ऑफ लिक्विड मनी, ओवरऑल गेन, सक्सेस एंड अचीवमेंट एंड 10th हाउस ऑफ वर्क को रूल करते हैं। ओके, तो ये एस्पेक्ट और इस डायनामिक्स को आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति के तरफ। तो देवगुरु बृहस्पति एक्चुअली में गुरु है, वो देवगुरु है, राइट। तो देवगुरु बृहस्पति जिस किसी भी घर में बैठते हैं, उस घर से लेके 5 नंबर घर, 7 नंबर घर और 9 नंबर घर में अपना दृष्टि डालते हैं और उन घरों को प्रभावित करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा लग्न से ही समझा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब कुछ हॉरोस्कोप दिखा के नहीं बोल रही हूँ, तो आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो, इस वजह से हमेशा मैं लग्न पे ही सारे प्लैनेट्स को दिखा के समझा रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपके लग्न यानी 1st हाउस पे
देवगुरु बृहस्पति है, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि वो आपके 5th हाउस में अपना दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 7th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं और आपके 9th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट है उनके पास, ठीक है। तो क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक गुरु है, तो 5th एस्पेक्ट एडुकेशन और जो भी चीज़ों को आप लोगों ने पास्ट लाइफ से, क्योंकि ओरिजिनल 5th हाउस जो है वो पूर्व पुण्य भवा को रिप्रेजेंट करता है, यानी पास्ट लाइफ गुड डीड्स, और पास्ट लाइफ में अगर आप लोगों ने कुछ करना शुरू किया था उन सारी चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट जिस किसी भी घर में है आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में, वो पर्टिकुलर हाउस जिस किसी भी चीज़ को दर्शाता है, आपको समझना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर चीज़, हाँ, आप लोगों ने अपने पिछले किसी जन्म में ही उसका जो बीज है वो बो दिया था, जिसके वजह से अब उन चीज़ों की तरफ आप काम कर रहे हो और हो सकता है कि उसकी तरफ आपका एक्सपर्टीज़ भी है, ठीक है। अब आपका 7th दृष्टि, अब जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है उसके थ्रू, क्योंकि जब कोई गुरु बैठता है उसके सामने शिष्य बैठता है, ठीक है, आप जो गुरु होता है वो उनको एडुकेट करता है, उनको ज्ञान देता है। तो आपका 7th, तो बृहस्पति का 7th दृष्टि आपके जिस किसी भी घर में है, उस घर में आप लोग देखेंगे कि आप अपना जितना भी ज्ञान है ना, उस घर में से वो ज्ञान आप निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके 1st हाउस में है, तो आपका 1st हाउस में बृहस्पति है, तो 7th हाउस में वो अपना 7th एस्पेक्ट से 7th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्पाउस यानी अपने हस्बैंड वाइफ या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आप बहुत ज़्यादा ज्ञान देंगे और वो सुनेंगे भी, क्योंकि वो आपके शिष्य की तरह बिहेव करेंगे उस वक्त, ठीक है। अब ओरिजिनल 9th हाउस क्या होता है? ओरिजिनल 9th हाउस फादर, गुरु एंड मेंटर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो 9th एस्पेक्ट यानी दृष्टि है वो मान लीजिए कि, तो वो क्या होता है ना, वो मेंटरशिप को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कि आपके 1st हाउस पे देवगुरु बृहस्पति है और वो अपने 9th एस्पेक्ट यानी दृष्टि से आपके 9th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, ओके। तो 9th हाउस ओरिजिनली रिप्रेजेंट करता है फादर, गुरु, मेंटर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब मैं गुरु के बारे में बात नहीं करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि आपके फादर हमेशा आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे, आपके थ्रू आपके पास से उनको मेंटरशिप चाहिए होगा और आप उनके लिए आप उनके फादर के जैसा बिहेव करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब राहु और केतु दोनों का ही बृहस्पति की तरह 5th एंड 9th एस्पेक्ट होता है। उन लोगों का एक्चुअली 7th दृष्टि नहीं होता है, पर क्या है ना, फिर भी उन लोगों को समझ में आता है कि 7th हाउस मतलब कि दूसरे हाउस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि हमेशा राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, ओके। और क्योंकि वो पहले एक ही बॉडी हुआ करते थे, तो इसका मतलब उन लोगों के अंदर एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता रहता है। तो उन्हें एग्जैक्टली 7th एस्पेक्ट की कोई ज़रूरत है नहीं। पर एक्चुअली में क्या होता है ना कि राहु और केतु को एकमात्र बृहस्पति ही संभाल सकते हैं, क्योंकि राहु केतु कभी कभी बहुत केओटिक होता है ना, तो उनके इस प्रॉब्लम को एकमात्र बृहस्पति ही संभाल सकते हैं। तो क्योंकि राहु केतु एक कैमेलियन प्लैनेट है, उन लोगों ने बृहस्पति से उनके वो 5th और 9th एस्पेक्ट उन्होंने ले लिया, जिस वजह से राहु केतु भी जिस किसी भी घर में प्रवेश करते हैं और या फिर जिस किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं या फिर रहते हैं, उस घर से 5th और 9th हाउस में दृष्टि डालते हैं और उन घरों को प्रभावित करते हैं। अब राहु क्योंकि भोगाकार का है, तो राहु जिस किसी भी घर में दृष्टि डालेंगे उस घर के तरफ भोग चाहेंगे, और केतु क्योंकि मोक्षाकार का है, तो जिस किसी भी घर में वो दृष्टि डालेंगे या फिर रहेंगे, वो पर्टिकुलर घर जो भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन चीज़ों से आपको डिटैच करने की कोशिश करता है। ये डिफरेंस है राहु और केतु के दृष्टि में, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत आया हो
तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी डिटेल्स में अगर कोई भी पार्ट चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं शायद इंडिविजुअली एग्जाम्पल दिखा के आप लोगों को और भी डिटेल्स में समझा सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाय।